नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बीपी गंगा में आपके साथ हूं मैं दीपा बाबा। फिलहाल सुबह के 10 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से है। कल होगी सुबह सपा की प्रदेश स्तरीय बैठक। ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक में उपस्थिति होगी। सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुबह 11 बजे का वक्त है। ये बैठक शुरू होगी और देखिए 2022 चुनाव परिणाम की समीक्षा और 2024 की तैयारियों पर मंथन करेंगे सुबह सपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं और साथ में ओपी राजभर पदाधिकारियों से जानकारी भी लेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 2022 का जो चुनाव परिणाम सामने है उस पर भी समीक्षा होगी और 2024 भी बहुत करीब है, उसकी तैयारियों पर भी मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। लखनऊ से कल होगी सुबह सपा की प्रदेश स्तरीय बैठक और ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, समीक्षा होगी और जितने भी पदाधिकारी हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उन सभी की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुबह 11 बजे का वक्त है। सभी पदाधिकारियों को यहां पर पहुंचना होगा। 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी और 2022 में जो चुनाव परिणाम रहा वो उम्मीदों से बहुत इतर रहा। उसकी वजह क्या है, इस पर भी समीक्षा और 2024 बहुत करीब है, नजदीक है, उस पर भी मंथन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फिर किए फेरबदल। अब जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को किया गया खत्म। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मंडल प्रभारी व्यवस्था को फिर से किया गया शुरू। अब हर मंडल पर 3-3 प्रभारी बनाए गए हैं। बसपा में अब जोनल कोऑर्डिनेटर के पद की व्यवस्था को खत्म किया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है। सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और परिवार के मुखिया की आत्महत्या की बात सामने आई। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। फंदे पर लटकने से हुई परिवार के मुखिया राहुल की मौत, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। बाकी लोगों की मौत ज्यादा खून बहने और चोट से हुई है, ये भी रिपोर्ट में बातें निकल करके सामने आई हैं। आशंका है कि मृतक राहुल ने परिवार के लोगों की हत्या की और हत्या के बाद राहुल के आत्महत्या करने की आशंका है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 7 टीमें बनाई हैं। नामजद 4 आरोपियों समेत 8 लोग पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे लगातार हो रही है पूछताछ। अब पूछताछ में ये 8 लोग क्या बताते हैं, इस पर भी लगातार नजर है। चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोइन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो जरा आप तफसील से बताइएगा। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पुलिस की तरफ से जो थ्योरी बताई गई है वो उस बात पर मुहर लगाती है जिस बात की आशंका एबीपी गंगा ने कल वारदात के बाद सबसे पहले बताया था। कल सुबह 8 बजे के आसपास इस बात की जानकारी आई थी और 15 से 20 मिनट के बाद ही हमने इस बात को बता दिया था कि इस मामले में ये एंगल सामने आ रहा है कि जो परिवार का मुखिया राहुल तिवारी है उसने ही पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की और उसके बाद वो फंदे पर झूल गया है, खुदकुशी कर ली है। तो जो हमने आशंका जताई थी उस पर मुहर लग गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अफसरों के बयान के आधार पर। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है कि जो परिवार का मुखिया राहुल तिवारी है उसकी मौत जो है वो दम घुटने से हुई है और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे पत्नी हो चाहे 3 बेटियां हो, उन लोगों की मौत ज्यादा खून बहने से और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान होने, चोट होने की वजह से हुई है। तो पुलिस भी इसी थ्योरी पर काम कर रही है। लेकिन आखिर राहुल तिवारी ने ये कदम क्यों उठाया? उसने पत्नी और 3 प्यारी बेटियों को जो बहुत ज्यादा उनको प्यार करता था उनकी हत्या उसने क्यों की? इसमें ससुराल वालों का कितना रोल है? क्या कोई और मामला था? क्या दबाव था? जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनका क्या रोल था इस पूरे मामले में? ये सारी की सारी चीजें हैं जिसकी गुत्थी पुलिस को सुलझानी है, जिस थ्योरी पर पुलिस को काम करना है। बाकी लोगों का रोल पता करना है कि आखिर उनका क्या रोल था, उन्होंने किस तरीके का दबाव राहुल तिवारी और उसके परिवार पर बनाया था, जिसकी वजह से ये एक बड़ी घटना को। ठीक है मोइन, असल वजह क्या रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे, इसके बारे में पड़ताल लगातार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला है। सपा का 6 सदस्यीय एक डेलीगेशन आज जाएगा खागलपुर गांव, ऐसी खबर है। आज वहां पर ये पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा खागलपुर गांव और हत्या की जांच के बाद वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है इस पर नजर रखी जाएगी सपा की तरफ से।
बहराइच से बड़ी खबर है। पारिवारिक विवाद में डबल मर्डर की बात यहां से सामने आ रही है। भतीजे ने चाचा और चाची की धारदार हथियार से हत्या की है। बहराइच से बड़ी जानकारी आपके सामने है। पारिवारिक कोई विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। भतीजे पर आरोप है, चाचा और चाची की हत्या यहां पर हुई है। वारदात के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पयागपुर इलाके के चंदवापुर की ये पूरी घटना है। पुलिस पहुंची है वहां पर, जांच पड़ताल अब होगी पूरे मामले की। पारिवारिक कोई इनका मसला चल रहा था, कोई विवाद था, जिसके चलते भतीजे ने चाचा और चाची को मौत के घाट उतार दिया धारदार हथियार से। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। पुलिस वहां पर पहुंची है, पड़ताल हो रही है। इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर है। मिठाई की दुकान में भीषण आग की खबर है। बताया गया कि मिठाई बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने की वजह से वहां पर आग फैली और मिठाई की दुकान में आग लगने के बाद इसकी चपेट में कई घर वहां पर आ गए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग इतनी भीषण थी, इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब तक आग को बुझाया जाता, घर जलकर वहां पर राख हो गए थे। लपटों ने कई आशियाने यहाँ पर तबाह कर दिए हैं, बताया जा रहा है। मिठाई की दुकान में ये आग लगी और ये आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास जो घर मौजूद थे उनको भी अपने जद में लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, ये कहा जा रहा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारे के सारे जो आसपास के आशियाने थे वो किस तरीके से यहाँ पर जल रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में आग के तांडव की तस्वीर है। मिठाई की दुकान में आग लगी, उसके बाद घरों तक आग फैली और गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये हादसा हो गया, बताया जा रहा है। 24 दुकानों में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। मिठाई की दुकान के साथ ही जो आसपास घर थे, आशियाने बने हुए थे लोगों के, उनमें भी आग लग गई। तस्वीर आपके सामने है। हालांकि आग बुझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहा जा रहा है कि सारे घर जो आसपास के थे, अब कितने घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया है, अपनी जद में लिया है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। बहरहाल ये बड़ी खबर आपके सामने है। आग किस तरीके से यहाँ पर लगातार फैलती जा रही है वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच के बौड़ी इलाके में भीषण आग लगने से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। खेतों में लगी अचानक आग से 300 बीघा फसल जल गई और आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आग को काबू करने की कोशिश वहां पर काफी देर तक की गई। और आगरा से भी आग की खबर है। गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से ठेले पर आग लग गई। इस पर छोले भटूरे की दुकान, माफ कीजिएगा, वो चलती थी और इस हादसे में एक व्यक्ति भी झुलस गया है। आगरा के बटेश्वर कस्बे की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भी आग की तस्वीर। गैस सिलेंडर का जो पाइप था उसमें लीकेज और उसी वजह से ये ठेले पर आग लगी। इस पर ये कहा जा रहा है छोले भटूरे की दुकान इसमें चलती थी, लेकिन अचानक से आग लगी और इस हादसे में जो एक व्यक्ति था वो झुलस गया है। आगरा के बटेश्वर कस्बे की ये पूरी घटना और वहीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही आग पर काबू पाने की कोशिश की और पानी डाल करके आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक ये पूरा ठेला जलकर राख हो चुका था। और आज धार्मिक आयोजनों का बड़ा दिन है और इसी कड़ी में पहली बार कानपुर में विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन को नाम दिया गया है रामोत्सव, लेकिन इसके जरिए वीएचपी की कोशिश है कि हिंदू समाज को एक किया जा सके, जिसके चलते एक मंच पर कई बड़ी हस्तियां देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि कानपुर के निराला नगर के रेलवे ग्राउंड में विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें आकर्षण का केंद्र रहेगा वो पुष्पक विमान, जिसमें श्री राम के 6000 स्वरूप विराजमान होंगे। इस कार्यक्रम में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, साध्वी ऋतंभरा और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे भी शामिल होंगे। तो वीएचपी का ये रामोत्सव कार्यक्रम है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इसका मकसद क्या है ये जान लेते हैं। रतीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। रतीश, वहां पर तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं वो भी जरा दिखाइएगा, और इस रामोत्सव कार्यक्रम के जरिए किस तरीके का संदेश वीएचपी देने की कोशिश कर रही है वो भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए देश और दुनिया का अनूठा कार्यक्रम कहा जा रहा है रामोत्सव। आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा दें। तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियों को पूरी तरह से अंजाम दे दिया गया है। निराला नगर रेलवे मैदान भगवामय हो चुका है। पूरे झंडे आपको दिखाएं कि लगातार झंडे दिख रहे हैं
1 लाख के करीब लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश है। 1 लाख से ज़्यादा की संख्या भी बताई जा रही है। भगवामय हो चुका है पूरा निराला नगर रेलवे ग्राउंड और यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं। 3 मंचों में अगर पहले मंच की बात की जाए तो एक मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम का है। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको निराला नगर ग्राउंड की दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम रैलियां होती आई हैं और इसको पूरा तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने अपने रंग में, भगवा रंग में रंगा हुआ है। 3 अगर बात की जाए मंचों में तो पहला मंच कल्चरल का रहेगा, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा पुष्पक विमान सबसे ज़्यादा खास आकर्षण कहा जा रहा है और वो पुष्पक विमान आपको दिखाएं कि पुष्पक विमान की जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 100 फीट लंबा है, 100 मीटर लंबा है, 300 मीटर चौड़ा है और करीब 24 फीट ऊंचा है। और ये सबसे बड़ी बात है, इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कहा जाए तो 6000 भगवान श्री राम के स्वरूप यहाँ पर विराजमान होंगे, उनको बैठाया जाएगा। और ये विश्व हिंदू परिषद का जो कानपुर प्रांत है उसके 21 जिले जो हैं वहाँ से ये 6000 गांवों से, प्रखंडों से बच्चे और 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के जो व्यक्ति होंगे वो भगवान श्री राम के स्वरूप में यहाँ पर नजर आएंगे। 3 स्वरूप भगवान श्री राम के नजर आएंगे, राजा राम के रूप में, राजकुमार राम के रूप में और वनवासी के रूप में जो भगवान राम का स्वरूप था वो यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा करीब 1000 बजरंग बली के स्वरूप भी यहाँ पर नजर आएंगे। तीसरा मंच जो आपको दिखा रहे हैं वो मंच है, 108 संत यहाँ पर बैठेंगे जो हिंदू धर्म के तमाम पंथ हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, निरंकारी हैं, आर्य समाज है, वो तमाम महानुभाव, तमाम संत इस मंच पर रहेंगे और 108 उनकी संख्या होगी। बहुत ही भव्य स्वरूप दिया गया है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। अभी से ही हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कई सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हिंदू जन जागृति जागरण कार्यक्रम का ये उद्देश्य है और उद्देश्य है, इसकी एक टैगलाइन दी गई है, बच्चा बच्चा राम का। कुल मिलाकर अगर मकसद समझा जाए, उद्देश्य समझा जाए तो उद्देश्य एक लाइन में ये है कि हिंदुओं को एकत्र करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ये एक कोशिश है। पहला कार्यक्रम देश और दुनिया का रामोत्सव के रूप में यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम है। इसके बाद अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे, लेकिन शुरुआत कानपुर से हो रही है और तमाम हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मकसद यही है कि हिंदुओं को एकत्र किया जाए। हिंदू जो विभक्त है, जो बटा हुआ है उपजातियों में, जातियों में, उसको एक करना है। इस मोटिव के साथ विश्व हिंदू परिषद अपने इन एजेंडे को, इन कार्यक्रम को आगे लेकर के जा रहा है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। बेटा क्या देखने आए हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैसी डेकोरेशन है, क्या क्या यहाँ हो रहा है। कहाँ से आए हो आप? मैं SBI कॉलोनी, होम नंबर 6, निराला नगर, कानपुर। पापा मम्मा के साथ आए? पापा, दीदी। ये पुष्पक विमान की अगर बात की जाए तो इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो 3D टेक्निक से इसको बनाया गया है। लाइटिंग्स इसकी देखने लायक होंगी। 6 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। 2 सेल्फी पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि रामायण काल का अश्वमेध घोड़ा आप तक पहुंच रहा है और उसमें भी सेल्फी पॉइंट्स। बहुत ही नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी अपनी परंपरा, सनातनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निराला नगर मैदान को पूरी तरह से सजा दिया है। अब इंतजार 4 बजे का है। औपचारिक समय 4 बजे दिया गया, लेकिन कार्यक्रम 5 बजे के आसपास से शुरू होगा, जब रामविलास वेदांती, भैया जी जोशी, साध्वी रितंबरा और मिलिंद परांडे जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम संत होंगे, कुछ नेता भी यहाँ पर नजर आएंगे, सांसद विधायक भी नजर आएंगे, लेकिन उनको मंच नहीं दिया जाएगा, उनको नीचे बैठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो पंथी मार के, मतलब पैर फोल्ड करके नीचे बैठेंगे। उनके लिए कोई कुर्सियाँ नहीं लगाई गई हैं, यानी सब बराबर है, सब धरातल पर, सब जमीन पर बैठेंगे। और विश्व हिंदू परिषद सबको एक तरीके से एक साथ लाना चाहता है। कोई सवर्ण नहीं, कोई OBC नहीं, कोई दलित नहीं, सब एक है, सब हिंदू है। और यही इसका जो मूल मंत्र है वो समझ में आएगा। और इसके जो पॉलिटिकल मायने हैं, जो राजनीतिक मायने हैं, कहे नहीं जा रहे, लेकिन बिल्कुल ठीक है। सभी एक समान है और एकजुट है, यही मंत्र है। और इसी मंत्र के साथ ही आज ये बड़ा आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है, जिसकी पूरी जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में आज से ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। मकोड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई है और कोरोना काल के 2 साल बाद 84 कोस की परिक्रमा की आज से शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक 84 कोस की परिक्रमा में 500 से ज्यादा साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। ये यात्रा 5 जिलों से होते हुए 22 दिन तक चलेगी। कुल 252 किलोमीटर लंबी ये 84 कोस की परिक्रमा होगी। तो पूरी जानकारी क्या है इस पूरी परिक्रमा को लेकर वो हमने आपको दे दी है और मौके पर आपको ले चलते हैं। अयोध्या से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं।
विवेक, वहाँ की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से पूरा आयोजन हो रहा है और वहाँ पर कितनी सजावट की गई है, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से अयोध्या से जो यात्रा शुरू होनी है 84 कोसी परिक्रमा। सबसे पहले 84 कोसी का मतलब बता दूं। 84 कोस यानी 250 किलोमीटर, 252 किलोमीटर के आसपास। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से 84 कोस यानी 252 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 6 जनपदों में होनी है। अयोध्या से शुरू हुई है, अयोध्या से शुरू होकर बस्ती में जाएगी जहाँ मखौड़ा है। मखौड़ा से आज यानी आज का दिन 18 किलोमीटर यात्रा चलेगी बस्ती से। बस्ती के बाद वो जो पड़ोसी है जनपद हमारा ये बाराबंकी, माफ़ कीजिएगा, बाराबंकी जाएगी, गोंडा जाएगी। ये 5 जो शहर हैं उसमें होते हुए पूरी परिक्रमा करके यानी ये 252 किलोमीटर यात्रा जो है 11 मई को वापस यहाँ पर अयोध्या में समापन होगा इसका। 11 मई को यानी इतने दिनों बाद 24 दिन की यात्रा, बहुत पवित्र यात्रा। और ये कहा जाता है कि कौशल देश यानी अयोध्या जो है वो कौशल देश यानी श्री राम, प्रभु श्री राम का जो नगरी है अयोध्या, राजा दशरथ की नगरी थी। और जब कौशल देश बना था तब ये यात्रा, पवित्र यात्रा शुरू हुई थी। इस पूरे 24 दिन की यात्रा में 21 पड़ाव होंगे। आज का पड़ाव बस्ती के मखौड़ा में है, वहाँ पर रहेगा। वहाँ करीब 4 बजे से ये यात्रा, चूँकि यहाँ से निकल चुकी है यात्रा, कार सेवकपुरम में पूजन हुआ था, महाआरती हुई थी। महाआरती के बाद यात्रा को रवाना किया गया और लगातार मतलब ये यात्रा चल रही है। 18 किलोमीटर आज चलेगी। इस समय बस्ती में विश्राम स्थल है। 4 बजे बस्ती से फिर ये यात्रा निकलेगी। ये यात्रा निकलकर बस्ती से ही सरयू तट पर पहुंचेगी और वहां से फिर आगे यानी आगे का जो सफ़र है वो कल तय किया जाएगा। इस तरह से। और मैं इस समय हनुमानगढ़ी में खड़ा हूँ। हनुमानगढ़ी जहाँ से ये जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो यात्रा में शामिल होने यानी 84 कोसी परिक्रमा जो यात्रा है, यहाँ का सबसे बड़ा, हम कहें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है। इस पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस वक्त का, यानी जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं उस वक्त का सबसे बड़ा आयोजन है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, चूँकि बहुत सेंसिटिविटी भी है, बहुत सारे जो संवेदनशीलता है वो बढ़ गई है। दिल्ली की घटना के बाद संवेदनशीलता बढ़ने की वजह से यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जो कार सेवकपुरम की बात हम करें अगर, तो कार सेवकपुरम में भी थोड़ी देर पहले वहाँ पर हम थे तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ दर्शनार्थी आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जो श्री राम के श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आते हैं, वो कार सेवकपुरम देखने आते हैं। लेकिन मंदिर में, ये हनुमानगढ़ी में यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग। और पूरे देश प्रदेश के अलावा यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, वो दर्शन करने आते हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। पूरी यात्रा के जो यात्रा है 252 किलोमीटर की, उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जो 6 जनपदों से जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरनी है वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया गया है। एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं। बहुत सारे जो वज्र वाहन हैं वो भी लगे गए हैं। और जो अराजक तत्वों से निकलने के लिए जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जिस तरह के इंतज़ाम होने चाहिए, वो साथ में किए गए हैं। यानी आज अगर बस्ती से वो यात्रा चल रही है, निकल रही है, तो वहाँ से जो स्थानीय पुलिस है यानी बस्ती का जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और ये व्यवस्था आगे की जिस जनपद से यात्रा निकलेगी वहाँ उस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। बस्ती से आगे जिस जनपद में जाएगी वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक जो बटालियन है वो लगातार अपने वाहनों से, गाड़ियों से लगी हुई है। यात्रा में जो सैकड़ों हज़ारों श्रद्धालु हैं, देश विदेश से आते हैं। और ये कहा जाता है कि 84 कोस यानी एक एक कदम इसका अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है इस यात्रा में शामिल होने से। तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धार्मिक दृष्टि से। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यात्रा में शामिल होना। लोग सिर्फ अयोध्या के नहीं, प्रदेश के, देश के, विदेशों तक से लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। इसीलिए क्या इसका महत्व है विवेक, ये आपने समझा दिया। और 22 दिन तक ये पूरी यात्रा चलेगी। प्रदेश भर से, देश भर से, विदेशों से भी लोग आते हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, परिक्रमा का हिस्सा बनने के लिए। और 5 जिलों को ये कवर करेगी। उन जिलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया।